जिसे बीच बीच में फैलाया जाता है ताकि वो बढ़कर मशीन तक ना पहुंच जाए। मशीन के अंदर की तकनीकी प्रक्रिया से पौधों में से डंठल एक ओर निकलते रहते हैं, दूसरी ओर मिट्टी इकट्ठी होती रहती है और तीसरी ओर मूंगफली इन सब चीजों से अलग होकर निकलती है। इन सभी के अलग अलग ढेर बनाए जाते हैं। मशीन की इस प्रक्रिया से मूंगफली को पौधों से अलग करना बहुत आसान हो गया है। समय भी कम लगता है। इकट्ठे हुए डंठलों को पशुओं के चारे के लिए रख दिया जाता है और बचे हुए भाग को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली को बोरियों में भरकर मार्केट यार्ड भेज दिया जाता है, जहां से इन्हें तेल बनाने वाली फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इन दानों से अलग अलग खाद्य पदार्थ तो बनते ही हैं, कुछ लोग इन्हें केवल भूनकर भी बेचते हैं। खुशहाली वापस आने से गांव के बाहर बने शिव मंदिर के पास मोरों को दाना डालने का सेवा कार्य फिर से आरंभ हो गया है। प्रातःकाल ही जगह जगह अपने ठिकानों में छुपे हुए मोर उस स्थान पर आ जाते हैं जहां पर दाना डाला जाता है। मोरों के साथ अन्य पक्षी भी दाना चुगने यहाँ आ जाते हैं। कई मोर खुशी के मारे पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। इनकी ये अदा बड़ी मनमोहक होती है। कई मोर आसमान में उड़कर अटखेलियां करते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर की इतनी संख्या इस गांव में देखकर यही एहसास होता है कि यहाँ के लोग राष्ट्रीय पक्षी का कितना सम्मान करते हैं। पक्षियों के साथ साथ पशुओं पर भी पानी से आए परिवर्तनों का असर होने लगा है। गाय और भैंसें ज्यादा दूध देने लगी हैं, जिससे दूध का व्यापार फिर से गांव में फलीभूत होने लगा है। गांव के सारे दूध को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहां पर इसकी उत्तमता की जांच की जाती है, यानी कि इसमें कितनी शुद्धता है। फिर इसे डेयरी में भेज दिया जाता है। गांव की उन्नति का सीधा प्रभाव शहरों की उन्नति और देश की प्रगति पर पड़ता है। पूरा संसार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दिल में ना हो जुर्रत तो मंजिल नहीं मिलती, बिना मशक्कत के जिंदगी में तरक्की नहीं मिलती। पानी से आए परिवर्तनों को देखकर गांव वालों ने मीनसर नदी पर एक और चेक डैम बनाने का विचार किया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने सरकार की सरदार पटेल जल संचय की 80-20 की योजना के अंतर्गत इस चेक डैम की मंजूरी ले ली। जब सरकारी अनुदान एवं लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा हो गया, तो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने गांव कमेटी का सहयोग करते हुए इसका कार्य प्रारंभ किया और रिकॉर्ड टाइम में ये बड़ा चेक डैम बनकर तैयार हो गया। एक रंगारंग कार्यक्रम करके इस चेक डैम का उद्घाटन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बारिश का पानी चेक डैम में तो भरता ही है, साथ में छोटी नहरों में भी ये आ जाता है, जिससे कई छोटी मछलियां तैरकर चली आती हैं या पैदा हो जाती हैं, जो कि बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। बच्चे बिस्कुट का चूरा करके उन मछलियों को खिलाते हैं। एक झुंड में खाने के लिए उनका झपटना देखने में बड़ा मनोरंजक लगता है। जल संचय से आई हरित क्रांति से किसानों की तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो ही रही है। गांव वाले भी जागरूक होने लगे हैं। इन्हीं जागरूक लोगों ने एक युवक मंडल भी बनाया है, जो गांव में कई सामाजिक कार्य कर रहा है। गांव में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। युवक मंडल ने अपनी जिम्मेदारी पर एक शिक्षक को गांव के विद्यालय में आमंत्रित किया और अपनी ओर से उनको मानदेय भी दिया। शिक्षक भी इन सामाजिक कार्यों से प्रभावित हैं। यहाँ की एक रिटायर्ड शिक्षिका बताती हैं कि सेवानिवृत्त होते समय उन्होंने अपने छात्रों से कभी चाय न पीने का वचन लिया था। आज उनका कोई भी छात्र चाय नहीं पीता है, जो कि उनके लिए बड़े गर्व की बात है। युवा मंडल ने भी
गांव में गुटखा जैसी बुरी लत को दूर करने के लिए पूरे गांव में गुटखा बैन करवा दिया है। यहाँ की किसी भी दुकान पर गुटखा नहीं बिकता है, क्योंकि जो भी गुटखा बेचते पकड़ा जाएगा उसे भारी जुर्माना चुकाना होगा। गांव की खुशहाली को देखकर शहर चले गए ग्रामीण भी लौटकर आने लगे हैं। जैसे किसी ने वेल्डिंग की ये दुकान खोली है, जिसकी इस गांव में बहुत जरूरत थी। इन इलाकों में गेहूं अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए गांव में कई लोगों ने गेहूं पीसने की चक्की की दुकानें भी खोल दी हैं। खेतों में मूंगफली के साथ सब्जियां भी अच्छी मात्रा में होने लगी हैं, इसलिए कई किसान तो ताजा सब्जी का ठेला भी लगाने लगे हैं। कई लोगों ने तो रंग बिरंगे कपड़ों से बनाई जाने वाली रस्सी को बनाने का उद्योग भी आरंभ कर दिया है। उन्हें लपेटकर एक विशेष प्रकार की लकड़ी पर रखा जाता है। इन रस्सियों का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इनको लकड़ी की खाट पर गूंथकर सोने के लिए आरामदायक पलंग बनाए जाते हैं। दूसरी चुभने वाली रस्सियों की बजाय ये रस्सियां अधिक चलती हैं और सस्ती भी होती हैं। घर घर में इससे बनी खाटों का उपयोग किया जाने लगा है। गांव की औरतों एवं लड़कियों ने भी भरत कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस विशेष प्रकार की कशीदाकारी से ये कपड़ों पर विभिन्न दृश्य बनाती हैं, जिनका सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। कई औरतों एवं लड़कियों ने तो मोतियों को धागे में पिरोकर उससे दरवाजे पर लटकने वाली सजावट की लड़ियां बनानी आरंभ कर दी हैं। यहाँ की औरतें इस प्रकार के कलात्मक कार्य करके परिवार की समृद्धि में योगदान दे रही हैं। यहाँ की रबारी जाति के लोगों ने सूखे के दिनों में अपनी भेड़ बकरियों के पालन पोषण में बहुत परेशानियों का सामना किया था। उन्होंने भी फिर से अपना परंपरागत कार्य आरंभ कर दिया है। ये लोग अलग ही तरह का पहनावा पहनते हैं। महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चे सभी के कानों में विशेष प्रकार के कर्णफूल होते हैं। इनके घर भी पारंपरिक रूप से सजाए हुए होते हैं। सुबह होते ही ये लोग अपने जानवरों को लेकर दूर दूर तक निकल जाते हैं। पानी की अच्छी मात्रा से हरी घास भी खूब होने लगी है, जिससे यहाँ के जानवर भी तंदुरुस्त होने लगे हैं। दिन भर ये जानवर इधर उधर चरते हैं और शाम होते ही जानवरों को फिर से अपने अपने बाड़ों की तरफ लाया जाता है। सारे जानवर चरवाहे की आवाज पहचानते हैं। जैसे ही वो विशेष प्रकार की आवाज करता है, सभी एक कतार में चलने लगते हैं और उसी आवाज पर ये मोड़ आते ही मुड़ भी जाते हैं। पानी के परिवर्तन ने इन पशुओं एवं रबारी जाति के लोगों में खुशियां भर दी हैं। अब इस गांव में शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को तो लाभ होगा ही, आसपास के गांव के छात्र भी यहाँ आकर पढ़ सकेंगे एवं उनके लिए यहीं पर रहने की व्यवस्था भी होगी। सतापर गांव जान जोधपुर तालुका में स्थित है। आइए चलते चलते जान जोधपुर के जलाराम मंदिर के भी दर्शन करते चलें। चाहे गीता बांचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। प्यार और संकल्प हर सफलता के पीछे रहता है, और ऐसा ही इस गांव में भी हुआ। अगले सप्ताह मैं आकाश आपको एक नए गांव और पानी से हुए परिवर्तनों की कथा दिखाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।
मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी पिछले सप्ताह की कुछ यादें। सता पर गांव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थल पोरबंदर जिले के जांजोधपुर तालुका में स्थित है। लेकिन 80 एवं 90 के दशक ने यहाँ के मनुष्यों पर तो असर डाला ही, पशु पक्षी भी दाना पानी को तरसने लगे। सता पर गांव के लोगों ने भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट को अपने गांव की दुर्दशा से अवगत कराया और फिर सरकार के अनुदान एवं लोक भागीदारी के बाद सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की देखरेख में इस चेक डैम का कार्य प्रारंभ हुआ। सही समय पर ये बनकर तैयार हो गया। वर्षा ऋतु में जब ये पूरा भर गया तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई। मैं आकाश, प्रहरी और दर्शक हूँ संसार की सभ्यताओं संस्कृतियों का। मैंने भिन्न भिन्न युगों में परिवर्तनों एवं विकास को देखा है। जिंदगी प्रारंभ होकर समाप्त हो सकती है, लेकिन संस्कृति और इतिहास कहीं न कहीं जीवित रहते हैं, किसी न किसी रूप में, वो गद्य में हो। सता पर गांव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थल पोरबंदर जिले के जांजोधपुर तालुका में स्थित है। रियासतों के दौर में सता पर गांव जामनगर के महाराजा की रियासत के अधीन था। जब यहाँ के लोगों ने चोर और लुटेरों से परेशान होकर जाम महाराज से यहाँ पर कुछ सुरक्षित इंतजाम करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने गांव के चारों ओर परकोटे बनवाए। आज भी इन परकोटों के अवशेष गांव में चारों ओर देखे जा सकते हैं। इन प्राचीन इमारतों के साथ यहाँ पर पुराना कोडियार मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर दूध का भोग माँ को चढ़ाया जाता है। कई किलोमीटर की यात्रा करके श्रद्धालु अपने साथ माता पर चढ़ाने के लिए जो दूध लेकर आते हैं, वो देवी माँ की कृपा से ना तो फटता है और ना ही खराब होता है। लोगों की परम आस्था की प्रतीक कोडियार देवी की कृपा हमेशा से श्रद्धालुओं पर रही है। रमता भमता तारा बाण, खम्मा बाप खम्मा, रमता भमता तारा बाण, कोक दी छेटे ये निकल जाए, ये जानने वाहे जाए, आज खबरों लेवा माँ खोड़िया। आस्था, श्रद्धा और विश्वास ही ईश्वर के करीब पहुंचाते हैं। मनुष्य का हृदय संवेदनशील होता है और उसका यदि अपने मन के ऊपर नियंत्रण है तो वो कुछ भी कर गुजरने में सक्षम है। अच्छा या बुरा समय तो अपने आप आता है और जाता रहता है, क्योंकि समय तो गतिमान है, वो चलता रहता है अविराम और अथक। एक जमाने में ये गांव खुशहाल था। प्रातःकाल मोरों को एवं अन्य पक्षियों को दाना एवं पशुओं को चारा डाला जाता था। हर ओर समृद्धि थी। लेकिन 80 एवं 90 के दशक ने यहाँ के मनुष्यों पर तो असर डाला ही, पशु पक्षी भी दाना पानी को तरसने लगे। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर प्रस्थान करने लगे। घर वीरान होने लगे। ऐसे समय में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की दूसरी पदयात्रा यहाँ से गुजरी, जो कि मोरारी बापू के गांव तल गाजरोड़ा से प्रारंभ होकर गांधी बापू के गांव पोरबंदर में समाप्त हुई थी। वहां कीर्ति मंदिर में जाकर पदयात्रियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रमेश भाई ओझा ने पदयात्रा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें श्री मथुर भाई सवानी ने जल संचय के विषय पर चर्चा की, लोगों को जागृत किया। सता पर गांव के लोगों ने भी श्री मथुर भाई का भाषण सुना और सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट को
अपने गांव की दुर्दशा से अवगत कराया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने सर्वे के बाद बताया कि यहाँ की मीनसर नदी पर एक बड़ा चेक डैम बनाया जा सकता है। ट्रस्ट ने सरकार से ये चेक डैम पास करवाया और फिर सरकार के अनुदान एवं लोक भागीदारी के बाद सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की देखरेख में इस चेक डैम का कार्य प्रारंभ हुआ। सही समय पर ये बनकर तैयार हो गया। वर्षा ऋतु में जब ये पूरा भर गया तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई। मूंगफली की अच्छी फसल से पूरा गांव खुशहाल होने लगा था। गांव जागरूक होने लगा। खेती में भी नई मशीनों का उपयोग किया जाने लगा। मूंगफली को पौधों से अलग करने के लिए आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाने लगा। पहले खेत में उगे मूंगफली के पौधों को जमीन से उखाड़कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जब ये थोड़ा सूख जाते हैं तो इनका गट्ठर बनाकर मशीन के पास लाया जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके चलती मशीन में इसे डाला जाता है। तेज गति से पत्तों का कचरा एक ओर उड़ता जाता है और उसका बड़ा सा ढेर बन जाता है, जिसे बीच बीच में फैलाया जाता है ताकि वो बढ़कर मशीन तक ना पहुंच जाए। मशीन के अंदर की तकनीकी प्रक्रिया से पौधों में से डंठल एक ओर निकलते रहते हैं, दूसरी ओर मिट्टी इकट्ठी होती रहती है और तीसरी ओर मूंगफली इन सब चीजों से अलग होकर निकलती है। इन सभी के अलग अलग ढेर बनाए जाते हैं। मशीन की इस प्रक्रिया से मूंगफली को पौधों से अलग करना बहुत आसान हो गया है। समय भी कम लगता है। इकट्ठे हुए डंठलों को पशुओं के चारे के लिए रख दिया जाता है और बचे हुए भाग को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली को बोरियों में भरकर मार्केट यार्ड भेज दिया जाता है, जहां से इन्हें तेल बनाने वाली फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इन दानों से अलग अलग खाद्य पदार्थ तो बनते ही हैं, कुछ लोग इन्हें केवल भूनकर भी बेचते हैं। खुशहाली वापस आने से गांव के बाहर बने शिव मंदिर के पास मोरों को दाना डालने का सेवा कार्य फिर से आरंभ हो गया है। प्रातःकाल ही जगह जगह अपने ठिकानों में छुपे हुए मोर उस स्थान पर आ जाते हैं जहां पर दाना डाला जाता है। मोरों के साथ अन्य पक्षी भी दाना चुगने यहाँ आ जाते हैं। कई मोर खुशी के मारे पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। इनकी ये अदा बड़ी मनमोहक होती है। कई मोर आसमान में उड़कर अटखेलियां करते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर की इतनी संख्या इस गांव में देखकर यही एहसास होता है कि यहाँ के लोग राष्ट्रीय पक्षी का कितना सम्मान करते हैं। पक्षियों के साथ साथ पशुओं पर भी पानी से आए परिवर्तनों का असर होने लगा है। गाय और भैंसें ज्यादा दूध देने लगी हैं, जिससे दूध का व्यापार फिर से गांव में फलीभूत होने लगा है। गांव के सारे दूध को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहां पर इसकी उत्तमता की जांच की जाती है, यानी कि इसमें कितनी शुद्धता है। फिर इसे डेयरी में भेज दिया जाता है। गांव की उन्नति का सीधा प्रभाव शहरों की उन्नति और देश की प्रगति पर पड़ता है। पूरा संसार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दिल में न हो जुर्रत तो मंजिल नहीं मिलती, बिना मशक्कत के जिंदगी में तरक्की नहीं मिलती। पानी से आए परिवर्तनों को देखकर गांव वालों ने मीनसर नदी पर एक और चेक डैम बनाने का विचार किया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने सरकार की सरदार पटेल जल संचय की 80-20 की योजना के अंतर्गत इस चेक डैम की मंजूरी ले ली। जब सरकारी अनुदान एवं लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा हो गया तो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने गांव कमेटी का सहयोग करते हुए इसका कार्य प्रारंभ किया और रिकॉर्ड टाइम में ये बड़ा चेक डैम बनकर तैयार हो गया। एक रंगारंग कार्यक्रम करके इस चेक डैम का उद्घाटन किया गया।
जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बारिश का पानी चेक डैम में तो भरता ही है, साथ में छोटी नहरों में भी ये आ जाता है, जिससे कई छोटी मछलियां तैरकर चली आती हैं या पैदा हो जाती हैं, जो कि बच्चों के आकर्षण का केंद्र बन जाती हैं। बच्चे बिस्कुट का चूरा करके उन मछलियों को खिलाते हैं। एक झुंड में खाने के लिए उनका झपटना देखने में बड़ा मनोरंजक लगता है। जल संचय से आई हरित क्रांति से किसानों की तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो ही रही है। गांव वाले भी जागरूक होने लगे हैं। इन्हीं जागरूक लोगों ने एक युवक मंडल भी बनाया है, जो गांव में कई सामाजिक कार्य कर रहा है। गांव में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। युवक मंडल ने अपनी जिम्मेदारी पर एक शिक्षक को गांव के विद्यालय में आमंत्रित किया और अपनी ओर से उनको मानदेय भी दिया। शिक्षक भी इन सामाजिक कार्यों से प्रभावित हैं। यहाँ की एक रिटायर्ड शिक्षिका बताती हैं कि सेवानिवृत्त होते समय उन्होंने अपने छात्रों से कभी चाय न पीने का वचन लिया था। आज उनका कोई भी छात्र चाय नहीं पीता है, जो कि उनके लिए बड़े गर्व की बात है। युवा मंडल ने भी गांव में गुटखा जैसी बुरी लत को दूर करने के लिए पूरे गांव में गुटखा बैन करवा दिया है। यहाँ की किसी भी दुकान पर गुटखा नहीं बिकता है, क्योंकि जो भी गुटखा बेचते पकड़ा जाएगा उसे भारी जुर्माना चुकाना होगा। गांव की खुशहाली को देखकर शहर चले गए ग्रामीण भी लौटकर आने लगे हैं। जैसे किसी ने वेल्डिंग की ये दुकान खोली है, जिसकी इस गांव में बहुत जरूरत थी। इन इलाकों में गेहूं अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए गांव में कई लोगों ने गेहूं पीसने की चक्की की दुकानें भी खोल दी हैं। खेतों में मूंगफली के साथ सब्जियां भी अच्छी मात्रा में होने लगी हैं, इसलिए कई किसान तो ताजा सब्जी का ठेला भी लगाने लगे हैं। कई लोगों ने तो रंग बिरंगे कपड़ों से बनाई जाने वाली रस्सी को बनाने का उद्योग भी आरंभ कर दिया है। उन्हें लपेटकर एक विशेष प्रकार की लकड़ी पर रखा जाता है। इन रस्सियों का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इनको लकड़ी की खाट पर गूंथकर सोने के लिए आरामदायक पलंग बनाए जाते हैं। दूसरी चुभने वाली रस्सियों की बजाय ये रस्सियां अधिक चलती हैं और सस्ती भी होती हैं। घर घर में इससे बनी खाटों का उपयोग किया जाने लगा है। गांव की औरतों एवं लड़कियों ने भी भरत कार्य करना आरंभ कर दिया है। इस विशेष प्रकार की कशीदाकारी से ये कपड़ों पर विभिन्न दृश्य बनाती हैं, जिनका सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। कई औरतों एवं लड़कियों ने तो मोतियों को धागे में पिरोकर उससे दरवाजे पर लटकने वाली सजावट की लड़ियां बनानी आरंभ कर दी हैं। यहाँ की औरतें इस प्रकार के कलात्मक कार्य करके परिवार की समृद्धि में योगदान दे रही हैं। यहाँ की रबारी जाति के लोगों ने सूखे के दिनों में अपनी भेड़ बकरियों के पालन पोषण में बहुत परेशानियों का सामना किया था। उन्होंने भी फिर से अपना परंपरागत कार्य आरंभ कर दिया है। ये लोग अलग ही तरह का पहनावा पहनते हैं। महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चे सभी के कानों में विशेष प्रकार के कर्णफूल होते हैं। इनके घर भी पारंपरिक रूप से सजाए हुए होते हैं। सुबह होते ही ये लोग अपने जानवरों को लेकर दूर दूर तक निकल जाते हैं। पानी की अच्छी मात्रा से हरी घास भी खूब होने लगी है, जिससे यहाँ के जानवर भी तंदुरुस्त होने लगे हैं। दिन भर ये जानवर इधर उधर चरते हैं और शाम होते ही जानवरों को फिर से अपने अपने बाड़ों की तरफ लाया जाता है। सारे जानवर चरवाहे की आवाज पहचानते हैं। जैसे ही वो विशेष प्रकार की आवाज करता है, सभी एक कतार में चलने लगते हैं और उसी आवाज पर ये मोड़ आते ही मुड़ भी जाते हैं। पानी के परिवर्तन ने इन पशुओं एवं रबारी जाति के लोगों में खुशियां भर दी हैं। अब इस गांव में शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास का भी निर्माण किया जा रहा है,
जिससे यहाँ के लोगों को तो लाभ होगा ही, आसपास के गांव के छात्र भी यहाँ आकर पढ़ सकेंगे एवं उनके लिए यहीं पर रहने की व्यवस्था भी होगी। सतापर गांव जांड-जोधपुर तालुका में स्थित है। आइए चलते चलते जांड-जोधपुर के जलाराम मंदिर के भी दर्शन करते चलें। चाहे गीता बांचिए या पढ़िए कुरान, मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। प्यार और संकल्प हर सफलता के पीछे रहता है और ऐसा ही इस गांव में भी हुआ। अगले सप्ताह मैं आकाश आपको एक नए गांव और पानी से हुए परिवर्तनों की कथा दिखाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी पिछले सप्ताह की कुछ यादें। सतापर गांव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थल पोरबंदर जिले के जांड-जोधपुर तालुका में स्थित है। लेकिन 80 एवं 90 के दशक ने यहाँ के मनुष्यों पर तो असर डाला ही, पशु पक्षी भी दाना पानी को तरसने लगे। सतापर गांव के लोगों ने भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट को अपने गांव की दुर्दशा से अवगत कराया और फिर सरकार के अनुदान एवं लोक भागीदारी के बाद सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की देखरेख में इस चेक डैम का कार्य प्रारंभ हुआ। सही समय पर ये बनकर तैयार हो गया। वर्षा ऋतु में जब ये पूरा भर गया तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई। प्रहरी और दर्शक हूँ संसार की सभ्यताओं संस्कृतियों का। मैंने भिन्न भिन्न युगों में परिवर्तनों एवं विकास को देखा है। जिंदगी प्रारंभ होकर समाप्त हो सकती है, लेकिन संस्कृति और इतिहास कहीं न कहीं जीवित रहते हैं, किसी न किसी रूप में, वो गद्य में हो या पद्य में। हर तरफ कुछ न कुछ है, निर्भर हम पर है कि हम किस रूप में उसे लेते हैं। हर तरफ घूमता हुआ आईना है ये जिंदगी। कुछ तरफ खुशी दिखेगी तो कुछ तरफ गम। आओ आओ तराशें, बनाए नए माजी और सजाएं से हम। आइए आज का प्रारंभ कुछ पुराने किस्सों और संतों से करें। गुजरात एवं सौराष्ट्र हिंदुस्तान की वो पवित्र भूमि है जहाँ न जाने कितने महान व्यक्तियों और संतों ने जन्म लिया है और इस धरती को पावन किया है। इनमें नरसिंह मेहता, कवि कलापी, चलैया से लेकर महात्मा गांधी तक एक लंबी फहरिस्त है। इसी कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं गारियाधार तालुका भावनगर जिले के वालम राम बापू की। इनके बारे में ये मान्यता है कि उनके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा थी। जब भी वालम राम बापू ने आपातकाल में उन्हें याद किया तो ईश्वर स्वयं उनकी सहायता के लिए आगे आ जाते थे। वालम राम बापू की कई कथाएं एवं किस्से आज भी उनके भक्तों एवं प्रशंसकों में कहे और सुने जाते हैं। कहते हैं वालम राम बापू को बचपन से ही साधु संतों की संगत बहुत प्यारी थी। एक बार वो साधु संतों की सेवा में इतने लीन हो गए थे कि अपने बड़े भाई के लिए खेत पर खाना ले जाना भूल गए। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वालम का रूप धरकर खेत में उनके बड़े भाई को न केवल भोजन पहुंचाया बल्कि खिलाया भी। ठीक इसी प्रकार एक बार जब वालम ने हरिजनों से उनकी बस्ती में जाकर भजन कीर्तन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था तो उन्हें रोकने के लिए
उनके बड़े भाई ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। वालम बेबस थे। यहाँ भी श्री कृष्ण ने वालम की गुहार सुनकर उनका रूप धारण कर हरिजनों की बस्ती में जाकर स्वयं प्रभु कीर्तन किया था। वालम बापू की हरि भक्ति संपूर्ण गांव में फैल चुकी थी। किंवदंती थी कि जो भी दीन दुखी वालम को याद करेगा, प्रभु स्वयं आकर उसका दुख दर्द दूर करेंगे। ऐसे थे महान संत एवं भक्त वालम राम बापू, जिनका प्राचीन मंदिर आज भी गारियाधार में मौजूद है। दूर दूर से श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का सूरदास सेवक यहाँ जल अभिषेक और आरती नियमित रूप से करता है। वालम राम आश्रम में हर वर्ष श्री ठाकुर जी का शुभ लगन तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें सभी गांव वाले बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, उस वक्त तक जब तक हम उन्हें पूरा ना कर ले। हर सपना पूरा हो सकता है यदि हम कृत संकल्प हों। हर प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो सकती है यदि हम हौसला एवं हिम्मत न हारें। कुछ ऐसी ही गाथा है इस गांव की। गारियाधार तालुका का नाम हीरा उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। एक समय में यहाँ पर ये उद्योग बहुत फल फूल रहा था, लेकिन 80-90 के दशक में पड़े सूखे ने इस गांव को भी लगभग उजाड़ के रख दिया था। गारियाधार में मानो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सूखे का साम्राज्य हो गया था। ऐसे समय में जब गांव लगभग उजड़ने की कगार पर पहुंच चुका था और पानी की कमी इंसानों और जानवरों को तबाह करने में पूरी तरह सफल हो रही थी, इस तालुका में भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे पानी से परिवर्तन एवं जल अभियान की चर्चा पहुंची और यहाँ के सूखे से त्रस्त नागरिकों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क स्थापित किया। इस तालुका का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए निर्णय लिया गया कि यहाँ पर कम से कम 200 चेक डैमों का निर्माण किया जाए। सरकारी सहयोग के साथ जब अनुदान एवं लोक भागीदारी का कार्य संपन्न हो गया, तो सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने इस गांव की वेणों अर्थात नहरों पर चेक डैम्स बनवाने का कार्य आरंभ कर दिया और नियत समय पर ये चेक डैम्स बनकर तैयार भी हो गए। बारिश आते ही परिणाम भी सामने दिखने लगे। सभी चेक डैम्स पानी से भर गए। केवल यही नहीं, जमीन के नीचे का जल स्तर भी ऊपर आने लगा था। 2 મહિનાની અંદર 200 ચેકડેમ એટલે 2 ચેકડેમ રોજના બનાવ્યા એ દ્રષ્ટિએ એટલે એટલી સ્પીડે કામ કર્યું અને ત્યાર પછી તરત ચોમાસાની અંદર પાણી ભરાણું। જે કુવાના તળ 100 ફૂટથી પાણી હતું જ નહીં, 700 ફૂટ ડાર હતા, એ પહેલા જ વર્ષે અમારે 50 ફૂટ પાણી આવી ગયું અને આજે જેટલા ચેકડેમ બન્યા ત્યાર પછી અમારા ગામમાં દુષ્કાળ પડ્યો નથી। और इसका परिणाम गारियाधार में छाई हरियाली के रूप में बहुत जल्दी सामने आ गया। हरियाली के साथ साथ पानी आने से पूरे गारियाधार में कपास की फसल भी बहुत अच्छी हुई, जिसका लाभ किसानों को हुआ। उनकी आय में वृद्धि हुई और वे संपन्न होने लगे। हीरा व्यापार, जो कि सूखे एवं अकाल के दिनों में बंद हो चुका था, एक बार फिर अच्छे स्तर पर आरंभ हो गया, क्योंकि रोजगार की तलाश में जो लोग यहाँ से जा चुके थे, उन्होंने फिर वापस आकर इसी स्थान पर रोजगार के अवसर तलाशने आरंभ कर दिए और आज गारियाधार एक बार फिर खुशहाली की ओर अग्रसर है। बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि नगर के बीच बहने वाली नहर का रास्ता बंद हो जाता था। इस समस्या का निदान भी नहर के ऊपर पुल बनाकर किया गया, जिससे वहां पर आने जाने के लिए एक सुविधाजनक रास्ता बन गया।
सभी चेक डैम्स एक साथ बनने से सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि अब गांव वालों को मीठा पानी प्रचुर मात्रा में मिलने लगा था। आज यहाँ के किसान मूंगफली भी अच्छी मात्रा में उगाने लगे हैं। कई जगह कंक्रीट फैक्ट्रियों के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं। इन मशीनों के लगने से यहाँ के लोगों को न केवल रोजगार मिलना आरंभ हुआ है, बल्कि चेक डैम्स, सड़कें और यहाँ बनने वाले मकानों में लगने वाली कंक्रीट की समस्या भी दूर हो गई है। अब कंक्रीट को बाहर के किसी गांव से नहीं मंगवाना पड़ता, वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। इससे समय एवं पैसे दोनों की बचत होती है। गांव की दूसरी ओर एक अन्य नहर पर भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से सीरीज ऑफ चेक डैम्स बनवाए गए हैं। अब नहर के आसपास के किसान मौसमी फसलों के साथ साथ सब्जियां भी उगाने लगे हैं। सोचना, करना, करके फिर नया सोचना और फिर कुछ नया करना, ये अपने आप में पूरा कर्म है। जहां जहां इस पर अमल हुआ है, वहां वहां परिणाम सुखद ही हुए हैं। आओ चलो करें कुछ ऐसा कि आने वाला समय उसे गाए। हम रहे ना रहे, निशा कुछ ऐसे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे अपनाएं। यही सत्य कर्म है और यही जीवन है। पानी से आए परिवर्तन से पूरा गांव खुशहाल होने लगा है। गांव के बस स्टैंड के आसपास दुकानें ही दुकानें दिखाई देती हैं। वालमराम चौक के आसपास भी एक बड़ा बाजार बन गया है, जहां हमेशा चहल पहल रहती है। इसके अतिरिक्त एक सरकारी अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। गांव के लोगों ने आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं वाले अस्पताल के लिए संपन्न लोगों से सहयोग लेकर एक चैरिटेबल अस्पताल का भी निर्माण किया है, जिसमें मरीजों की सुविधा के लिए मेडिकल स्टोर भी है। इसके परिसर का निर्माण भी आधुनिक प्रकार से किया गया है। इसी अस्पताल में नेत्र विभाग भी है, जहां पर विशेष मशीनों द्वारा रोगियों की आंखों की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त एक्सरे विभाग भी है, जहां हड्डियों के फ्रैक्चर की जांच होती है। इमरजेंसी विभाग में हर समय एक न एक डॉक्टर उपस्थित रहता ही है। खून एवं अन्य जांच के लिए एक लेबोरेटरी का निर्माण भी इस अस्पताल में किया गया है। इसके अलावा अन्य कई विभाग हैं, जहां प्रशिक्षित डॉक्टरों एवं आधुनिक मशीनों की व्यवस्था है। मरीजों के बैठने के लिए बेंचें भी हैं। इसके अतिरिक्त एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है, जहां पर सभी डॉक्टरों की मीटिंग होती है, जिसमें दैनिक कार्य पद्धतियों पर विचार विमर्श किया जाता है। अस्पताल के पास वाली नहर पर भी सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से कई चेक डैम्स का निर्माण किया गया है। यानी गांव के चारों ओर बहने वाली हर नहर पर चेक डैम्स बनाए गए हैं। इन्हीं चेक डैम्स के पास मुक्ति धाम नामक स्थान है, जहां पर विशेष अवसरों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। रंग बिरंगी पोशाक पहने औरतें, बच्चे और अन्य ग्रामवासी मेले का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। कई हाथ गाड़ी वाले तरह तरह के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की दुकानें भी लगाते हैं। औरतें और बच्चे इन स्वादिष्ट व्यंजनों को बड़े चाव से खाते हैं। पानी से आए परिवर्तनों से लोग जागरूक होने लगे हैं। वो बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालयों में भेजने लगे हैं। बच्चों की बढ़ती संख्या को देखकर सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों का भी निर्माण किया गया है। जो लोग समृद्ध हो चुके हैं, वे सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं, जैसे कि मांगुड़िया परिवार, जिनके अथक परिश्रम से गारियाधार में एक विशाल गौशाला का निर्माण किया गया है। इसमें लगभग 700 गायें हैं। स्वस्थ गायों के लिए एक अलग बाड़ा बनाया गया है, जहां पर अधिक गर्मी एवं सर्दी से बचने के लिए छत भी बनाई गई है। चारा खाने के लिए विशेष जगह भी बनाई हुई है। उसी में चारा डाला जाता है ताकि वो इधर उधर ना फैले। इन गायों के अलावा
यहाँ पर बैलों को रखने की भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिनकी देखरेख के लिए कई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। बीमार गायों के लिए एक अलग बाड़े का निर्माण किया गया है, जहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है। जिन गायों ने बछड़ों को जन्म दिया होता है, उन्हें भी एक अलग बाड़े में रखा जाता है। ये गायें स्वस्थ रहें एवं उनके बछड़ों का पालन पोषण भी ठीक हो, इसके लिए इन गायों को विशेष खुराक दी जाती है। गायों का जितना भी दूध निकलता है, उसे बेचा नहीं जाता है। गौशाला में कर्मचारियों के लिए बनी मैस में इसका उपयोग किया जाता है। दूध की एक बड़ी मात्रा गांव के अस्पताल में मरीजों के लिए भेज दी जाती है। गौशाला की मैस के बाहर कुत्तों को भी ये दूध दिया जाता है, जिसे वे बड़े चाव से पीते हैं। गौशाला में कर्मचारियों ने कोडियार माता की मूर्ति की स्थापना भी की है। उनका विश्वास है कि इस सुनसान जगह पर माता ही उनकी रक्षा करती हैं। गौशाला में गायों के अलावा पक्षी भी हैं। ये रंग बिरंगे पक्षी दर्शकों का मन मोह लेते हैं। एक पिंजरे में बत्तखों को रखा गया है, जो इस प्रकार बनाया गया है कि दाने एवं पानी की उचित मात्रा सही प्रकार से इनको मिल सके। साथ ही जिस बत्तख ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें पास ही के खरगोशों वाले पिंजरे में रखा गया है, जहां पर उछलते कूदते खरगोश दर्शकों का मन मोह लेते हैं। बत्तख के बच्चे भी इनके साथ खेलकर अपना मन बहलाते हैं। पानी पीते, खाना खाते खरगोश बड़े ही प्यारे लगते हैं, जबकि एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए ये चंचल हो जाते हैं। इनके रहने के लिए विशेष बिल बनाए हुए हैं। कुछ खरगोश पर्यटकों से शर्माते हुए अपने बिलों में चले जाते हैं। गौशाला में झूलों का भी इंतजाम है, जिस पर बच्चे और स्त्रियां अपना मन बहलाते हैं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से गारियाधार की ये गौशाला एक पर्यटन स्थल बन गई है। छुट्टी के दिनों में माता पिता अपने बच्चों को यहाँ के दर्शन कराने एवं आनंद उठाने आते हैं। पानी से आए परिवर्तनों का धन्यवाद करने के लिए लोग उत्सवों पर भगवान की उपासना करते हैं। जन्माष्टमी पर तो मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें तरह तरह के खिलौनों की दुकानें, गुब्बारे वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। जिंदगी खुशहाल है, हर तरफ एक लहर सी चल रही है। अब न छांव कुछ कम है, न धूप ही ज्यादा निकल रही है। मैं जिस तरह सोचता था, अरे बस्ती उसी तरह से तो बदल रही है। नए नए बदलावों की दास्तान अगले सप्ताह फिर करूंगा। इसी वादे के साथ अलविदा।